बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत जो है वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई है और बौखलाहट भी है। और इसमें हुकूमत करेगी क्या? देखें, ये हुकूमत जब भी आई है गुज़िश्ता 2.5 सालों में, ये अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ आई है। जब इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था अप्रैल 2022 में, तो तब भी ये घबराए हुए थे। इन्होंने हुकूमत तो बना ली थी, लेकिन एहतजाज की सूरत में, किसी भी अवामी तहरीक की सूरत में ये डरे और घबराए हुए रहते हैं। और उस वक्त भी फैसला इसलिए नहीं हो पाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निज़ाम के अंदर से उम्मीद रहती थी कि अदालतें कोई इंसाफ दे देंगी या सिस्टम के अंदर कहीं कोई गुंजाइश निकल आएगी और अवामी ताकत से हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन जब भी एहतजाज की कॉल दी गई तो इस हुकूमत ने बड़ी बदतरीन किस्म की फसादियत का हर दफ़ा मुजाहरा किया, लोगों के ऊपर अटैक किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की गई, बेशुमार लोगों को टॉर्चर किया गया। अब तो ये रबड़ की गोलियाँ सीधी मारते हैं और स्टेट बुलेट भी फायर किए गए हैं। अभी कोयटा का वाक़या आपके सामने, इससे पहले दीगर वाक़यात आपके सामने हैं। लोगों को बहुत दफ़ा गोलियाँ लगी हैं। हुकूमत जो है वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई है। हुकूमत के कैंपों की मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि हुकूमती लोग हमसे रब्ता करके पूछ रहे हैं कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किस लेवल पे इस मामले को ले जाएंगे। क्योंकि जो ग्राउंड से इतलात आ रही हैं, लोग बहुत मोटिवेटेड है। जो आम पाकिस्तानी है वो इसको एक मौके की तरह देख रहा है। पाकिस्तानियों को लगता है कि इस रजीम से जान छुड़ाने का शायद इसके बाद उनके पास मौका ना आए। ये मौका है, इस रजीम से जान छुड़ाई जा सकती है। 2.5 साल से पाकिस्तान में जो खिचखिच चल रही है उसको हमेशा के लिए बंद करने का आवाम को एक मौका मिला है। अब हुकूमत जो है उसकी घबराहट बिल्कुल जायज़ है। अब घबराहट में हुकूमत करेगी क्या? हुकूमत घबराहट में ऑपरेशन करती है। हुकूमत घबराहट में अपनी स्टेट पावर जो है उसको इस्तेमाल करती है, रियासती ताकत का अंधा इस्तेमाल करती है। और यही वो करेंगे, इसके इशारे हुकूमत ने दे दिए। और एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हुकूमत के साथ है, बल्कि वो तो प्लानिंग के अंदर साथ शामिल होते हैं। तो अब जो है वो क्रैकडाउन शुरू किया गया है। लाहौर से क्रैकडाउन की इतलात आ रही है, पंजाब के मुख्तलिफ इजलास से मजीद आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर में भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तारियों और छापे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर हो रहे हैं, सवाए खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर। वहां उनकी हुकूमत है तो वहां पे उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता, लेकिन बाकी जगहों पे क्रैकडाउन हो रहा है। हुकूमत ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगी, लेकिन एक हद से आगे नहीं जा पाएगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस जगह पे पहुंचने का फैसला किया ना, जब जब उन्होंने अपना टारगेट सेट किया कि हम इस जगह पे पहुंचेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस जगह पे पहुंच के दिखाया। मिसाल के तौर पर जब इमरान खान साहब ने कहा कि डी चौक आएंगे, और माजी में भी एक दफा कहा था कि आएंगे 2014 में, तो उस वक्त जो कुछ चौधरी निसार खान ने किया वो सबको याद है, लेकिन वो पहुंच गए थे। 2022 में जब उन्होंने कहा कि डी चौक में आएंगे, पूरी रियासती ताकत लगी थी, उन्होंने कहा था पहुंचेंगे, वो पहुंच गए थे। उसके बाद जब जब इमरान खान ने जहां जहां जलसे का कहा, वो वहां उन्होंने पहुंच कर दिखाया। अभी फाइनली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जलसे कर रही थी तो तमाम जलसों में रुकावटें थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस जगह पे जाके अपने कदम रख के वीडियो बना के इनके लोगों ने दिखाई कि हम यहां पे आ गए हैं। फाइनली डी चौक पे भी अभी अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच गए थे, बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन क़यादत के ना होने की वजह से सिचुएशन फिर किसी और तरफ चली गई। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा डी चौक कैसे पहुंचेगी, उसकी पूरी एक हिकमत अमली है। अब ये हुकूमत के लिए भी हालात उतने आसान नहीं होंगे। लोग बहुत तंग आ गए हैं और इस्लामाबाद के अंदर जो मुखालफत है वो बहुत बढ़ गई है। इस हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर जो मुखालफत है लोगों में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अंदर से जो रिजेंटमेंट आ रही है, जो अंदर से मुजामत हो रही है इस्लामाबाद के अंदर से, वो इतनी सख्त है कि बाहर वाले लोगों को टैकल करें या अंदर वाले लोगों को टैकल करें। और अगर सिंध से और पंजाब से पुलिस को लेकर जाते हैं तो सिंध को और पंजाब को फिर कौन टैकल करेगा? अगर फौज को लेकर आते हैं तो फौज को तो सियासी मामले में लाना ही नहीं चाहिए, और वो पहले भी कुछ नहीं करती और वो आइंदा भी कुछ नहीं करेगी। और अगर कुछ करेगी तो उसका एक बहुत बड़ी कीमत होती है जो देनी पड़ती है, उस मुल्क को देनी पड़ती है। अब एक हद से आगे ये बढ़ नहीं पाएंगी, उसकी एक और बड़ी वजह भी है, आलमी प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अमेरिका से, बरतानिया से, अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय ममालिक से, पूरी दुनिया से, इवन गल्फ से, और हर जगह से इनके ऊपर यह प्रेशर आ रहा है कि आप पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान और गरीब और खराब होता चला जाएगा, और उसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ये एक हद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अवाम अपनी ताकत के जरिए से इस्लामाबाद पहुंचकर बैठ गए तो फिर गेम इनके हाथ से निकल जाएगा। देखिए, पूरे मुल्क में फिर एक सियासी तहरीक चल पड़ेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरा एक प्लान है, और उस सूरत में अपोजिशन को एंगेज भी किया जा सकता है। यानी जो अपोजिशन है, अब बीच में एक लिंक तो है ना फजलुर रहमान साहब का, कोई माने या ना माने, जमात इस्लामी है फजलुर रहमान साहब, हालांकि फजलुर रहमान साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं, हमेशा जाकर खड़े होते हैं वो हुकूमत के साथ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके साथ कंफर्टेबल हैं तो बातचीत करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अल्टीमेटली जो हल है इन सारे मसाइल का वो अगले इलेक्शंस के अंदर है। आलमी दबाव अगर बढ़ता है और पाकिस्तान में अगर पब्लिक अपना दबाव बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, जो वो इस्लामाबाद में बढ़ाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग तो यही है, तो अगर ये दबाव बढ़ जाता है तो मामला एक नए इंतखाबात की तरफ जाएगा, क्योंकि मईशत मजीद बोझ नहीं उठा सकती, होगा यही। और आलमी प्रेशर जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो क्रैकडाउन हो रहे हैं ना, इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वीडियो जरूर बनानी चाहिए,
जिसके घर के ऊपर भी क्रैकडाउन हो वो नहीं बना सकता, साथ वाला बनाए हमसाया उसका। कुछ भी करें, हर चीज की विजुअल बनाएं। आपके घरों में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं इन्हें ऑनलाइन करवाएं और इनकी एक्सेस जो है वो किसी और जगह पे भी रखें। इनका डाटा स्टोर करें, वो पहुंचाएं सबको, और वो डाटा ओवरसीज पाकिस्तानियों को दें ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज किया जा सके इस रजीम को कि कितनी ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं कि आम शहरियों के घरों के अंदर घुस के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं और इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां और फाशिज्म पाकिस्तान में की जा रही है। तो ये तो सबको वीडियोस बना के एक्सपोज तो जरूर करना चाहिए। अब जो हुकूमत के सख्त तरीन हमायती है उनमें से भी लोग अब आवाजें उठाना शुरू हो गए हैं। हामिद मीर साहब को बहुत पहले ये बात समझ आ गई थी। देखिए, हामिद मीर साहब ने लंबे अरसे तक इमरान खान साहब की मुखालफत की है, और जब ये रजीम चेंज हो रहा था तो उस वक्त जब रजीम चेंज हो रहा था तो ऐसा लगता था कि शायद वो उसके बेनिफिशियरी है, वो उसको एंजॉय कर रहे थे, उनके एटीट्यूड से ऐसा लगता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें समझ आई कि नहीं, ये पब्लिक के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, और अब वो जो बात कर रहे हैं वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे सहाफी हैं। लेकिन यहाँ नजम सेठी साहब को अगर आप सुने तो नजम सेठी साहब ने भी एक एतराफ कर दिया है। मैं उनका स्टेटमेंट निकाल के आपको सुनाता हूं ताकि आपको समझ आए कि मामला कहां तक पहुंच गया है। नजम सेठी का कहना है कि जी, एक इमरान खान को रोकने के लिए मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अपने एक शॉर्ट टर्म की बका के लिए सारी मईशत को, यूथ के फायदे को दांव पर लगा दिया। कभी इंटरनेट स्लो कर देते हैं, स्टूडेंट्स को इस पर बाहर निकलना चाहिए, ये आपकी रोजी आपकी नौकरी का सवाल है। ये जनाब नजम सेठी साहब ने कहा वैसे तलबा को निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि अगर तलबा बाहर नहीं निकलेंगे ना तो मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं कि आने वाली नस्ल के लिए नौकरियां कोई नहीं है। नौकरियां सारी रिटायर होने वाले अफसरान को मिल जाएगी। यानी जिस महकमे में कोई नौकरी मिलती है, कोई चीज निकलती है, वो रिटायर ऑफिसर उसके ऊपर लाके लगा देते हैं। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि सारा का सारा एक महकमे ने चलाना है या एक इदारे ने चलाना है। क्या दूसरे इदारों में कैपेसिटी नहीं है या काबिलियत नहीं है या उन पर एतबार नहीं है, या बाकी सारे गद्दार हैं, बाकी सारे जो है वो मुल्क से प्यार नहीं करते? क्या कोई और इस मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है? क्या किसी और के पास दिमाग नहीं है, किसी और के पास नॉलेज नहीं है? क्या किसी और के पास स्किल नहीं है कि मुल्क को ठीक कर सके? बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, बड़े बड़े इदारों के ऊपर लाके जो है वो रिटायर फौजी अफसरान को, अब तो हाजिर ड्यूटी का भी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि उनको लाकर लगा दिया जाए। तो ये एक अफसोसनाक चीज है। ये जो इदारे सिविलियंस के काम करने के हैं वहां पे उन्हें काम करने देना चाहिए। बहरहाल नजम सेठी साहब ने जो बातें की हैं, अब उन्होंने ये हकीकत तस्लीम कर ली है। इससे पहले जो वो रिपोर्टिंग करते रहे गुज़िश्ता 2 साल 2.5 साल में, वो एस्टेब्लिशमेंट की या पीडीएम की ख्वाहिशात को खबरें बना बनाकर पेश करते रहे। उनकी बहुत सारी खबरें बाउंस भी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि नजम सेठी साहब ने या तो कहीं गैर मुल्की दौरा किया है जहां उन्हें जाके हकीकत का आइडिया हुआ, या नजम सेठी साहब ने, मेरे ख्याल में उनके कुछ चाहने वालों ने या जानने वालों ने उन्हें समझाया कि भी हकीकत तस्लीम कर लें, इसी में भी आपकी भलाई और पाकिस्तान की भलाई भी इसी में है। काश सुहेल वड़ाइच साहब भी जो है वो हकीकत तस्लीम कर लें, क्योंकि उनका स्टेटमेंट बहुत ही मुझे अजीब लगा। यानी वो अब एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कानूनी रास्ता है जो इख्तियार किया गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों को काबू करने के लिए। यानी सुहेल वड़ाइच साहब ये कह रहे हैं कि लंदन में कादी फायद ईसा के साथ बदतमीजी करने वाले सोशल मीडिया जंगजू आजाद मुल्क बरतानिया में रहते हैं, उन्हें ना डर है ना खौफ है, इसलिए वो एक हद से गुजर जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो 2 दर्जन मुलजिमों में से 7 ने माफी का ऐलान कर दिया। साबित हुआ कि पाबंदियां नहीं, कानून साजी मसले का हल है। सुहेल वड़ाइच साहब, वो कानूनी रास्ता नहीं था, वो किसी के बाप को उठा लिया, किसी की माँ को उठा लिया, किसी के घर पे छापा मार दिया, किसी के भाई को उठा लिया। ये कौन सा कानूनी रास्ता है? ये कौन सा कानूनी रास्ता है? वो जिन लोगों ने माफिया मांगी उनको टेलीफोन करके खबर तो आप कंफर्म कर लें। उनसे पूछ तो नहीं, जो 2-3 लोग हैं उनसे पूछें जनाब आपके साथ हुआ क्या है, वो आपको असल कहानी बताएंगे। अगर वो नहीं बता रहे तो शानदाना गुलजार को फोन कर लें, शायद वो आपको बता दें, उन्होंने तो 2-4 जगह सुनाई भी है। तो आप इसको अगर कानूनी रास्ता करते हैं तो ये कानूनी रास्ता अगर आपके साथ 15 मिनट के लिए इख्तियार किया जाए ना तो आपका सारा का सारा नैरेटिव ही बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये कानूनी रास्ता नहीं था, ये जबर था, फस्तायत थी जो उनके साथ की गई है, उनके रिश्तेदारों के साथ की गई है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग अभी भी खड़े हैं। वो फिर एवन फील्ड के बाहर जाके खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि जनाब हमने इनको बख्शिश नहीं देनी, इन्होंने पाकिस्तान को माफ नहीं किया, हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। बहरहाल ये क्रैकडाउन नाज़रीन चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयारियां कर रही है। तहरीक इंसाफ की जो तैयारी है वो ये है जी कि इस्लामाबाद में अब एक सेमत से दाखिल नहीं होना। नॉर्मली होता यह था कि इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए तहरीक इंसाफ एक ही रास्ता इख्तियार करती थी और सारे कंटेनर, सारी रुकावटें, सारा मामला उसी रास्ते पे खड़ा कर दिया जाता था और वो एक रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता था। पीछे 50,000 1 लाख जितना आदमी आ रहा है वो सारा उधर ही ब्लॉक है। अब क्योंकि वहां एक लंबी लड़ाई लगती थी तो वहां से लोग कुछ डिस्पर्स भी हो जाते थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिफरेंट हिकमत अमली अपनाई है। खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से इस्लामाबाद में बहुत सारे रास्ते आते हैं। मारगला साइड से आते हैं, मरी साइड से आते हैं, पिंडी साइड से आते हैं, मोटरवे साइड से आते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं जो इस्लामाबाद के अंदर एंटर होते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि हर रास्ते से काफिले आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे और वो इस्लामाबाद में एंटर होंगे। अब अगर एक जगह पे लगाया जाता था 2000 पुलिस वालों को, तो इन 2000 पुलिस वालों को फिर 10 जगह पे लगाना पड़ेगा। यानी हर जगह पे पुलिस की स्ट्रेंथ कम होगी, बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर एक जगह से लोग दाखिल होंगे तो दूसरा रास्ता ऑटोमेटिकली खुल जाएगा या लोग उस रास्ते को ज्यादा अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस्लामाबाद में दाखिले का प्लान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिपोर्ट हुआ है, कुछ मीडिया के ऊपर भी हो गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया
कि एक्चुअली ये क्या करने जा रहे हैं। बुशरा बीबी ने एक पैगाम इमरान खान साहब का पहुंचाया पाकिस्तानी अवाम को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, और इसको जो है वो अदर मशवानी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से भी डाला हुआ है, तो ये उनकी सोशल मीडिया टीम के हेड है, वन ऑफ द मेन मेंबर्स। तो बुशरा बीबी ने कहा कि खान साहब की हदायत है कि छोटे शहर से इस्लामाबाद आने वाला कोई भी काफिला 5,000 से कम नहीं होगा। अच्छा, ये वो लोग हैं जो लेकर आने हैं अरकान असम्बली ने और ओहदेदारों ने, जो पब्लिक खुद आए वो उनकी मर्जी है, ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बड़े शहरों से 10,000 से कम ना हो। इसकी वजह यह है कि जब काफिला बड़ा होगा तो पुलिस के लिए आपको गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। फिर यह भी कहा गया कि जो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे या गिरफ्तार हो गए वो अपना सेकंड, थर्ड और फोर्थ नॉमिनेट करेंगे कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो फलां बंदा लीड करेगा, वो गिरफ्तार हो गया तो फलां बंदा लीड करेगा, अगर वो भी गिरफ्तार हो गया तो फलां बंदा लीड करेगा। और हर बंदा जब इस ओहदे के ऊपर आएगा कि अब मैं लीड कर रहा हूं तो वो अगले बंदे नॉमिनेट करेगा कि जनाब मेरे बाद ये और उसके बाद ये और उसके बाद ये है। तो इस तरीके से इन काफिलों ने पहुंचना है इस्लामाबाद। बुशरा बीबी हिकमत अमली बता रही है और मीडिया पाकिस्तान का जो है धड़ाधड़ खबरें चला रहा है। तो इमरान खान को खोल दे, वो अपनी सियासत खुद ही कर लेगा। और ना इमरान खान ने बुशरा बीबी को मखसूस नशिस्त पे एमएनए बनाना है, ना उन्होंने अपनी बहनों को सेनेटर या एमएनए बनाना है, ना उन्होंने इनको कभी कोई ओहदे देने हैं। अब जरदारी की बहन जो है वो वज़ीर आला सिंध बनना चाहती हैं, खबरें इस हवाले से आ रही हैं और उनके लिए रास्ता बनाया भी जा रहा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने अपने एक भाई को वज़ीर आज़म बनाया है, बेटी को वज़ीर आला बना दिया है, भतीजे को भी बना दिया था वज़ीर आला, खुद भी वज़ीर आज़म 3 दफा रहा, बाकी रिश्तेदार भी सारे कपाए हुए हैं। तो इमरान खान ने क्लियरली कहा कि मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, ये सिर्फ पैगाम रसानी कर रहे हैं और ये मामला आकर बता रहे हैं। और हर बीवी को पूरा हक है कि वो अपने खावंद की आज़ादी के लिए तहरीक चलाए। तो बुशरा बीबी अगर ये तहरीक चलाती हैं तो इट्स गुड, उन्हें ये तहरीक चलानी चाहिए, क्योंकि आपको याद है कुलसूम नवाज का कोई ताल्लुक नहीं था नवाज शरीफ की सियासत से, वो अपने आप को हमेशा उन्होंने गैर सियासी रखा। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत बुरा वक्त आया तो कुलसूम नवाज शरीफ ने निकल के उस वक्त तहरीक चलाई थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अंदर थे, वो बाहर थी, पार्टी की क़यादत बिखरी हुई थी, तो उन्होंने निकल के तहरीक चला दी थी। अब फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैंने आपको एक बात बताई थी, तो फजलुर रहमान साहब की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा जी अवाम कर्ब से गुजर रही है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सारी तवज्जो सियासत पर है। अब फजलुर रहमान साहब को इस बात का आइडिया तो है ना, इन्हें यह पता ना हो, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसकी कारकर्दगी सबसे खराब है मईशत में और वही खसारे में गए हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो मुनाफे में गए हैं, सरप्लस में गए हैं। बजाय इसके कि वो खैबर पख्तूनख्वा को शाबाश देते या मरियम नवाज से पूछते कि तुमने ये क्या किया, वो फिर अली अमीन के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको कई दफा ये बात बताई है कि फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ और स्टेटस को के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। वो ये मजबूर तो हो गए अवामी राय के सामने घुटने टेकने के लिए कि जी पब्लिक इतनी खिलाफ हो गई इनके कि मैं इनके साथ कैसे खड़ा हो जाऊं। वो इस डर से पीडीएम के साथ नहीं खड़े होते ऑन कैमरा कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, अंदर से वो अभी भी उनके साथ ही खड़े हैं। इस वक्त ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि जो जुल्म, फस्तायत और जबर चल रहा है, जो 2 नंबर हुकूमत चल रही है, देखिए इमरान खान तो निकले, जो जुल्म हुआ आईनी तरमीम और उसके बाद जो कानून साजियां की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इन्होंने दुर्गत बनाई है। अब फजलुर रहमान साहब अपने मुंह से मानते हैं कि हमारे साथ किए हुए वादे तोड़ दिए गए और सुप्रीम कोर्ट का अब जो स्ट्रक्चर है ये हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, खुद कहते हैं ये गलत हो गया। अब इमरान खान उस गलत के खिलाफ जब निकलता है तो कहते हैं जी ना निकलो। असल मामला यह है कि फजलुर रहमान साहब ने जो आईनी तरमीम करवाई है मिलकर इन हुक्मरानों के साथ, और उसके बाद बाकी जो कसर रहेगी वो कानून साजी में पूरी हो गई है। तो फजलुर रहमान साहब ने जो आईनी तरमीम करवाई है उसकी प्रोटेक्शन भी फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी उसके खिलाफ थी, वो फिर उसके खिलाफ निकल रही है। अभी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब को या बाकी जमातों को साथ मिलाकर तहरीक चलाई है तो ये मुमकिन नहीं है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी इलेक्शन होगा वो सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। फजलुर रहमान साहब के लिए क्या फर्क पड़ेगा, आज उनको कुछ 6 सीटें उनके पास हैं, 6-7 सीटें उनके पास हैं, आज फर्ज करें 8 उनके एमएनए थे ना टोटल, 2 मखसूस हो गए, 6 उनके अपने। तो फजलुर रहमान साहब के पास आज अगर 8 उनके एमएनए मौजूद हैं तो अगर दोबारा इलेक्शन हो जाता है ये 8 भी नहीं होंगे। और अभी तो नवाज शरीफ और जरदारी और बाकी लोग फजलुर रहमान साहब की बातें मान लेते हैं, उनके काम शाम हो जाते हैं। इमरान खान तो किसी का काम ही नहीं करते, सियासी आदमी को तो वो फायदा देते ही नहीं, फजलुर रहमान को क्यों देंगे। तो फजलुर रहमान साहब के लिए इमरान खान से बहुत बेहतर ये हुकूमत है, इस बात को सारे समझें। वो इस हुकूमत को लंबा करना चाहेंगे बजाय इसके कि फौरी इलेक्शन हो और उसका फायदा इमरान खान साहब को हो जाए, वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। वजीर खजाना जो है उन्होंने अब ये दावा शुरू कर दिया जी कि बड़ी अच्छी होगी इकॉनमी, और ये सारे आपको कहेंगे। ओन चौधरी को भी आज इस्तेमाल किया गया बेचारे को, हालांकि इमरान खान के घर में उनकी क्या हैसियत थी वो सारे जानते हैं, कितनी हैसियत थी वो भी सारे जानते हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि जो आदमी इमरान खान के घर में जिसकी बहुत छोटी हैसियत थी, इमरान खान कितना बड़ा आदमी होगा कि उस बंदे को उठा गया मैंने बना दिया, और उससे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और सारी मीडिया को कहा जा रहा है चलाओ इसको, और वो चल भी रही है। और वो बंदा रो रहा है बैठ के जिसको इकॉनमी का पता नहीं कि इकॉनमी बर्बाद हो गई, हमने ये खड़ी कर दी वो खड़ी कर दी, कख नहीं किया है इन्होंने। आज नजम सेठी अपने मुंह से कह रहे हैं कि मईशत इन्होंने तबाह कर दी है। कोई मईशतदान उठाए पाकिस्तान का जो न्यूट्रल है, उससे पूछे, उसके मुंह के आगे कैमरा करेंगे, वो आपको फौरन बताएगा कि पाकिस्तान की मईशत इससे बुरी हालत में कभी नहीं गई जो अब इन्होंने कर दी है। जंगों के बावजूद हमारा इतना बुरा हाल नहीं हुआ जो अब इस हुकूमत ने कर दिया। अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जनाब मईशत हमारी सेट हो गई है।
सिर्फ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इनकी हुकूमत गिर जाती है तो हमारे पास कोई तो बयानिया हो कि कल को हम कहें हमने तो मीशत ठीक की हुई थी, ये तो इमरान खान साहब ने हमारी हुकूमत गिरा दी, वरना हम तो यहाँ पे दूध की और शहद की नहरें बहाने जा रहे थे। अगर आपने असेसमेंट करनी हो ना, तो वो पुराना सियासतदान नहीं है जो इनका वजीर खजाना है औरंगजेब साहब। उनके चेहरे से आपको पता चल जाता है कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जब वो सही बात कर रहे होते हैं, सच बोल रहे होते हैं, तो आप उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, आपको वो रिलैक्स लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं ना मीशत बहुत अच्छी चल रही है, हमने टारगेट अचीव कर लिया, तो आप उनकी चेहरा देखा करें, उनके रंग उड़े होते हैं, हवाइयां उड़ी होती हैं कि यार ये मेरे से झूठ बुलवा रहे हैं, मेरे गले फट जाएगा। क्योंकि वजीर खजाना को ये ओहदा देते वक्त ना उनसे वादा किया गया था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारा काम है, वो हम आपको ला कर देंगे इस मुल्क में, आपने मीशत को खड़ा करना है। और वजीर खजाना ने भी यही कहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ये नहीं होगा। अब हुआ यह है कि अपना वादा पूरा कर नहीं पा रहे, लेकिन वजीर खजाना के ऊपर दबाव डाला हुआ है कि नहीं नहीं आप बोलेंगे बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो बेचारे झूठ बोलते हैं तो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पता चल जाता है कि जनाब इनसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया जा रहा है। तो अब सिचुएशन यह है कि हुकूमत रोकना चाहती है, अवाम आना चाहती है। मामला जो है वो थोड़े दिनों का रह गया है, दोनों तरफ से सख्त कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीलॉग में कुछ चीजें और शेयर करता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।